बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्केलर और वेक्टर में इंट्रोडक्शंस का तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्केलर वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन क्या होती है, हेड टेल क्या होता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, जिसमें वेक्टर्स को 2D और 3D में कंपोनेंट्स में ब्रेक करना देखा था। कंपोनेंट्स देखे थे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जिसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हो, फॉर्मूले देखे थे, कॉन्सेप्ट्स देखा था। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन हो, i j k की शक्ल में गिवन हो, जिन्हें हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स का नाम दिया था। इसके अलावा 3 न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने के लिए गए थे। नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 11, नंबर 2 नंबर 14, इसके अलावा 17। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 17 जो था ये इंपॉर्टेंट काउंट होता है, राइट। आज इंट्रोडक्शन का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर पे डिस्कशंस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर पे डिस्कशंस करेंगे, राइट। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिट वेक्टर। वो है यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट, यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा। मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसे कहोगे यूनिट वेक्टर। यूनिट कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, चाहे वो 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 1 माइल हो, 1 मीटर पर सेकेंड हो, 1 किलोमीटर पर आवर हो, 1 होना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर, राइट। अच्छा, फर्स्ट कीजिए कि मैंने कहा ए इज अ वेक्टर। ए जो है वो एक वेक्टर है। अज्यूम मैंने कहा इसका यूनिट वेक्टर जरा निकाल कर दीजिए। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा जरा इसको सीखिएगा। A is a vector and you have to determine its unit vector. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे डिटरमाइन होता है जरा सीखेंगे। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। सॉरी, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको चाहिए उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। जो रिजल्ट आएगा वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा और ये उसकी पहचान है। इस साइन को कहते हैं साइन ऑफ हेड। ये हेड है, बाद लोग इसे कैप भी बोलते हैं। आप कैप कीजिए कहिए या हेड कहिए, साइन तो यही बनाना है। अगर ये साइन किसी पर नजर आए तो इसका मतलब है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर को। फर्स्ट कीजिए, मैंने कहा बी इज अ वेक्टर। मैंने कहा इसका यूनिट वेक्टर निकाल कर दीजिए। कैसे निकालोगे? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा वो उसका यूनिट वेक्टर होगा और उसको ऐसे लिखेंगे बी है और बी कैप कैंसिल। इफ यू हैव वेक्टर सी, मैंने कहा इसका यूनिट वेक्टर निकाल कर दीजिए। तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा वो उसका यूनिट वेक्टर होगा, राइट। फिर गौर से सुनिएगा, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है।
such type of vector whose magnitude is equal to 1 is called unit vector. How can you determine its mathematical formula? Simply, you have to divide a vector by its own magnitude. The result will be unit vector of this vector. जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो उसका यूनिट वेक्टर होगा, क्लियर स्टूडेंट्स? चले, ये पहली टाइप हो गई, पहली टाइप। सेकेंड, नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। नल वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0। नल का मतलब ही होता है नथिंग, कुछ नहीं, 0। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम तो है। इफ आई से आई हैव अ वेक्टर, इट मीन्स it has minimum 2 points, tail and head. If a vector have tail and head, then there will be some magnitude. Then how it is possible to magnitude become 0? अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक वेक्टर है तो कम से कम टेल और हेड तो होगा, हेड और टेल होगा तो मैग्नीट्यूड तो होगा, तो 0 कैसे हो सकता है मैग्नीट्यूड? इस पॉइंट को क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स के मैग्नीट्यूड के 0 होने का क्या मतलब होता है। गौर से सुनिएगा। फर्ज कीजिए ये दो वेक्टर है, इट इज वेक्टर ए, इट इज अनदर वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी। ये आपके पास दो वेक्टर है, ए और बी। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड बराबर है, लेंथ बराबर है, पर डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। मैंने कहा एक काम कीजिए, इन दोनों वेक्टर को जरा ऐड करके दीजिए, एडिशन करके दीजिए। ये आपने दोनों को प्लस किया, a प्लस b, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। दिस इज a, b इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन का चेंज होना। वेक्टर b a के बराबर है पर डायरेक्शन चेंज है, तो आप कहोगे b इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। या आप कह सकते हैं कि b a के बराबर है तो b की जगह a लिख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज है तो b प्लस का तो ये माइनस का। क्लियर? a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस, दिस इज a प्लस b, a माइनस a इज इक्वल टू 0, a माइनस a इक्वल टू 0। पर वेक्टर का एक रूल है। क्या रूल है? दो वेक्टर को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, रिजल्ट 0 नहीं हो सकता है। पहले तो यहां ये बता दूं कि दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन का मतलब भी एडिशन ही होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वेक्टर का। जब दो वेक्टर को ऐड करते हो रिजल्ट 0 आ जाए तो उसको 0 कॉल न की जाए, उसे नल वेक्टर कॉल की जाए। फिर सुनिएगा, जब दो वेक्टर का एडिशन 0 आ जाए तो उसे 0 कॉल ना करें, उसे नल वेक्टर कॉल करें। और नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं O से। O represents null vector. Null vector is such type of vector whose magnitude is equal to 0. And what is the meaning of magnitude equal to 0? The meaning is the sum of two vectors which are equal in magnitude but opposite in direction. Then result will be 0 and 0. If you got result 0, then it is known as null vector. Right?
यानी जब भी दो वेक्टर का सम 0 आ जाए या मोर देन 2 वेक्टर का सम 0 आ जाए तो उसको 0 ना कहिए, उसको नल वेक्टर कहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आते तीसरे टाइप पर। टाइप नंबर 3, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी पोजीशन फिक्स हो, ऐसा वेक्टर जिसकी पोजीशन स्पेसिफाई की गई हो। मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। फर्स्ट कीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, राइट। मैंने ये एक वेक्टर आपको बनाकर दिया, इट इज वेक्टर, it is another vector, third vector, and this is number 4th vector. इस डायग्राम में मैंने आपको 4 वेक्टर बनाकर दिया है। जरा गौर कीजिएगा, इनमें से 2 वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका टेल ओरिजिन पर है। इनमें से 2 वेक्टर जिसका टेल किधर है? ओरिजिन पर है। ये ओरिजिन है, ये ऐसा वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पर हो, जिसका टेल ओरिजिन पे हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका टेल किधर हो? ओरिजिन पर हो, ऐसे वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। हम कहेंगे इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, स्पेसिफाई हुई भी है, नहीं चेंज नहीं हो सकता। इस एग्जांपल में ये दोनों वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स हैं, और पोजीशन वेक्टर को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हो। हर वो वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे हो, उस वेक्टर को आप क्या कहोगे? पोजीशन वेक्टर कहोगे। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर, और स्मॉल r से लिखते हैं, राइट। ओके, टाइप नंबर 4, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर किसको कहते हो? A vector which can move freely at anywhere. A vector which can move freely at anywhere without changing its magnitude and direction. एक वेक्टर जो मूव कर सकता हो कहीं पर भी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के चेंज हुए बिना, ऐसे वेक्टर को कहते हैं फ्री वेक्टर। मतलब समझिएगा, देखिएगा। फर्स्ट कीजिए, ये 3D एक्सिस है, यू हैव अ वेक्टर दिस, लेकिन मुझे इस वेक्टर को यहां शिफ्ट करना है, इस पोजीशन पर। क्या शिफ्ट कर सकता हूं? आंसर इज यस, शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब ये इसकी लेंथ, और डायरेक्शन का मतलब ये एंगल, ये एंगल। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये इसका एंगल। आप इसको चेंज कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए, ये शिफ्ट किया हमने। अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। A vector can move at anywhere without changing its magnitude and direction is called free vector। और स्टूडेंट याद रखिएगा, हर वेक्टर फ्री वेक्टर होता है। हर वेक्टर फ्री वेक्टर होता है। हर वेक्टर फ्री वेक्टर होता है, मतलब आप वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट करना चाहे आप शिफ्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करने की इजाजत आपको नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट? ये हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, नहीं होता, पर अच्छा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ चीजें सीखने को मिलेगी।
आप लोग बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 ओपन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 6, बुक ओपन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप जरा देखिएगा। कहता है द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल P। ये 4 फोर्सेस हैं, F1, F2, F3, F4। कह रहे ये चारों फोर्सेस एक पार्टिकल P पे लग रही हैं। ये चारों फोर्सेस किधर लग रही हैं? एक पार्टिकल P पर, यानी पॉइंट है, उस पॉइंट पर ये चारों फोर्सेस लग रही हैं। फिर कहता है मेजर्ड इन न्यूटन। ये चारों फोर्सेस न्यूटन में मेजर की गई हैं। स्टूडेंट, यहां पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में, स्केलर वेक्टर के चैप्टर में, एक कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है कि यूनिट हम लिखें या नहीं लिखें। अक्सर आंसर कैलकुलेट करते हैं तो समझ में ये नहीं आता कि यूनिट लिखना है या नहीं लिखना है। ऐसी सिचुएशन आएंगी। इसमें एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा। अगर क्वेश्चंस में यूनिट्स गिवन है, जो डेटा गिवन है उसके यूनिट्स को स्पेसिफाई किया गया है, तो आप भी आंसर्स में यूनिट लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया गया है तो आप यूनिट नहीं लिखेंगे। बहुत ज्यादा है, आप समझते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें निकाली है इसका एक प्रॉपर यूनिट होता है, पर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, तो आप उसके साथ आंसर में सिर्फ लिख दीजिए यूनिट। यूनिट का मतलब होता है कि इसका कोई स्पेसिफाई प्रॉपर यूनिट होता है, पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम इसका यूनिट नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? फिलहाल एक पार्टिकल P है, उसको ये 4 फोर्सेस लग रही हैं और ये चारों फोर्सेस न्यूटन में मेजर की गई हैं। फिर कहता है फाइंड, मालूम करना है द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्ट को नाम दिया F। तो ये चारों फोर्सेस न्यूटन में गिवन था, तो जब F निकालेंगे तो ये भी न्यूटन में आएगा। क्लियर? ओके, आगे लिखिएगा। फिर कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालिए। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे? ऐसे। ये लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया। इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F। ये इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर? स्टूडेंट, क्वेश्चन को एक मतलब फिर देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यू हैव अ पार्टिकल P on which 4 forces are acting. You have to calculate their resultant and its magnitude. Correct? Okay. अब एक पॉइंट क्लियर करेंगे। अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हो, अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हो, नंबर ऑफ फोर्सेस, और मैं आपको उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए कह दूं, मैं उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए कह दूं, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट पहले देखना है, सोचना है। क्या? अगर एक्टिंग फोर्सेस कंपोनेंट्स की फॉर्म में है, आई जे के की शक्ल में है, अगर एक्टिंग फोर्सेस कंपोनेंट की शक्ल में है, आई जे के की शक्ल में है, और आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपने उन सब को सिंपली प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। If you have number of forces in rectangular forms, IJK forms, and you have to calculate their resultant,
then you have to simply add them. इस तरीके से आपको उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। मतलब रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर f सिंपली आपने इन सबको प्लस कर देना है, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। वेक्टर है, आप एरो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी इशू नहीं है, क्योंकि वैल्यू से अंदाजा हो रहा है कि ये सारी वेक्टर्स क्वांटिटी है। अब सबकी वैल्यू पुट कीजिए, ये सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। f इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, f2 माइनस 5i प्लस j प्लस 3k प्लस i माइनस 2j प्लस 4k प्लस 4i माइनस 3j माइनस 2k। ये मैंने सबकी वैल्यू पुट की। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सब प्लस में, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना है। f इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k माइनस 5i प्लस j प्लस 3k प्लस i माइनस 2j प्लस 4k प्लस 4i माइनस 3j माइनस 2k। अब सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, i वाली सारी वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, j अलग k अलग, यानी ऐसे लिखिएगा f इज इक्वल टू 2i माइनस 5i, ये हो गया माइनस 3, फिर प्लस i, ये हो गया माइनस 2, फिर प्लस 4, ये हो गया प्लस 2i, फिर देखिएगा 2, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया माइनस 2 और ये हो गया प्लस 2i, प्लस 3, ये हो गया प्लस 4, ये हो गया प्लस 2, ये हो गया माइनस 1, दिस इज माइनस j, माइनस 5, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया प्लस 2, ये हो गया 0, यानी k की सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपके पास रिजल्टेंट फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया था, यानी फॉर इट्स मैग्नीट्यूड ये मॉड लगाया आपने, इक्वल एज इट इज, ये रूट। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसके तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का क्या करेंगे, सम। जो नहीं है उसको नहीं यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो 0 होता है। तो फिलहाल ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ f को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दिस इज f, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू रूट 5। दिस इज वेक्टर f and this is the magnitude of vector f. Clear students? तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में आपने ये सीखा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में हो, i j k की शक्ल में हो, और आपको मैं रिजल्टेंट निकालने के लिए कहूं तो रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे, सिंपली प्लस करोगे। और फिर जब रिजल्टेंट आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये भी प्रैक्टिस हुई। ये मैग्नीट्यूड निकालना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था। स्टूडेंट ये सारी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वेक्टर के चैप्टर्स के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। लेक्चर्स को रिवाइज करके देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा और इन टाइम देखिएगा, और फेयर कॉपी पर इसे कॉपी भी कीजिएगा। अगर लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग उससे डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।